लेकिन उसके बाद मैं उन बारीकियों पे जाना चाहता हूं जिससे आपको लगेगा कि आज ही नहीं, उन हालात में भी अगर राष्ट्रवादी ताकतें थीं तो बिना चिल्लाए वो अपना काम करके चली गई। जब इस पे बहस हुई और वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश से बाहर गए हुए थे, मौके का फायदा, मौके की नजाकत का कैसे इस्तेमाल होता है, यह हमें कुछ सीखना चाहिए। डिबेट के दरमियान जब यह हुआ कि 370 देने से भारत की पार्लियामेंट का अधिकार जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होंगे, डिबेट हुई, उन्होंने कहा अच्छा दे दीजिए भाई, अगर जवाहरलाल नेहरू इसको देने पे आमादा है तो दे दीजिए इसको। लेकिन एक शख्स ने बड़े धीमे से, बड़ी खामोशी के साथ एक ऐसी बात कही जो कोई विरोध नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है 370 दे दीजिए भाई, लेकिन यह 370 परमानेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आगे आने वाली जनरेशनों पे छोड़ दीजिए, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो इसको लागू रखेंगे या नहीं रखेंगे। लिहाजा इसमें एक डॉट लगा करके उन्होंने कहा टेम्परेरी। वो अपना काम करके चले गए। उन्होंने ही मालूम था कि 2019 में कोई आएगा और इस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देगा। एक दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप जहां भी बैठे हैं, खरबों का बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आप पुलिस में हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर राष्ट्र की आपको चिंता है और सत्ता के लोग आपसे गलत काम कराना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहां कॉमा लगा के जाना है, कहां फुल स्टॉप लगा के जाना है, इतना तो कर सकते हैं। कश्मीर के संदर्भ में एक घटना आपको बताना चाहता हूं, वो मौजूद हैं, जीवित हैं अभी। उस किताब का नाम है द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। जिन्होंने लिखी है वो जीवित हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, सीनियर हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है और इंटरव्यू लिया है, किसका? सैम मानेकशॉ साहब का। अगर उस घटना को आपको याद पूरा मैं अगर वर्णन करूं तो आपको लगेगा कि आप में कितने कितने तेज लोग थे। यह अलग बदकिस्मती है कि वो सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच पाए। जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे कश्मीर में, पूरे कमरे में सैम मानेकशॉ बैठे हुए थे और नेहरू जी के रिश्तेदार माउंटबेटन भी बैठे थे। पटेल साहब भी बैठे थे। लेकिन पटेल के मन में जो सवाल था, जो उनकी चिंताएं थी, उसके अलावा उनको कुछ नहीं सूझा। सैम मानेकशॉ का इंटरव्यू है, जब पूरी धारा प्रवाह होकर के वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और लगातार कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। सरदार पटेल बड़े परेशान थे, ये सैम मानेकशॉ ने कहा। एक अजीब सी उनके अंदर कंफर्टेबल नहीं थे, वो कभी बैठ रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे। जब गुस्सा हुए और आधे घंटे तक विजनरी प्रधानमंत्री की अंग्रेजी सुन ली उन्होंने, तो हिंदी में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि सत्तू खाने वाले जो आधी चम्मच चीनी की चाय पीते हैं उन्हें कैसे पटखनी दे सकते हैं? जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, क्योंकि वो तो धारा प्रवाह में बोल रहे थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, उन्होंने कहा व्हाई नॉट। पटेल ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा आपको आदेश मिल गया, आप जाइए। ये जो कश्मीर आज देख रहे हैं, ये उस घटना का परिणाम है। इसी तरीके से 24 फरवरी 1994 को एक प्रधानमंत्री ने, जिसका संघ से कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी जनसंघ से भी कोई लेना देना नहीं था,
इसलिए मैं कहता हूं, कहीं भी बैठ करके राष्ट्र के प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह नहीं कि नहीं, जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि पूरा देश प्रधानमंत्री बने, पूरा देश गृह मंत्री बने। आप जहां बैठे हैं उस प्रधानमंत्री की भूमिका और गृह मंत्री की भूमिका निभा सकते हैं। 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के, मैं उनको चाणक्य मानता हूं। सार्वजनिक तौर पे कहते थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेरे गुरु हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करा, लोग हंसते थे, वो मेरे सामने की घटना है। लोग हंसते थे, कैसे बेवकूफ टाइप की बातें हो रही हैं इस देश में, ये शेख चिल्लियों टाइप की हम बातें करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास में जिनको ज्यादा गाली पड़ती हैं वही बड़ा काम करके जाते हैं। जीते जी तालियां बजवाना बहुत आसान है, मरने के बाद अमर होना बड़ा मुश्किल है। उस आदमी की जब मृत्यु हुई, उस पार्टी ने उस प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को अपने हेडक्वार्टर में घुसने नहीं दिया। और घटना बड़ी तकलीफदेह है। देश का पहला प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने उस इटालियन महिला के होते हुए भी अपना काम कर दिया। उसकी तकलीफ हो सकती है उसके परिवार वालों को, लेकिन ऐसे राष्ट्र पुरुषों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उनकी पार्टी क्या थी नहीं थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 2 मंत्री लगाए गए कि इस आदमी की अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। ऊपर से माता जी का ऑर्डर था। वो दोनों मंत्री आज की डेट में बेरोजगार हैं और महाराष्ट्र में हैं। आपको जान के दुख होगा, जिस तरीके से अंत्येष्टि की गई, सत्ता के लालची लोगों ने, हमारे समाज के लोग ऐसे भी थे। अंग्रेज तो कई सारी गिनती में आए थे, उन्होंने आपको गुलाम बनाया, समझ में आता है। यहां तो एक महिला की चाटुकारिता करने में आपने इस देश के आधुनिक चारण की, जब उनका दाह संस्कार किया गया, उनकी बॉडी पूरी जल भी नहीं पाई, कुत्तों ने खाई। इस देश की आत्मा नहीं जागी, क्योंकि हम राजनीति में इतने बटे हुए थे कि कौन बड़ा काम करके गया है उसकी भी हमने भ्रम नहीं रखा। उसकी अधजली बॉडी को कुत्तों ने खाया। यह देश बोला नहीं। लेकिन पटेल जो काम करके गए थे, उसके दौर में 2 काम हुए, दोनों का प्रत्यक्ष गवाह हूं। 1992 किसकी देखरेख में हुआ था? यह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जरा सुप्रीम कोर्ट वालों से पूछिए कि फैसला किस बुनियाद पर दिया है। इस बात को जरा सोचिएगा। इसलिए मैं कहता हूं, उसका धन्यवाद देना ज्यादा बड़ा काम है। प्रधानमंत्री रहते हुए उस शख्स ने सारा इंतजाम कर दिया था, और इंतजाम करने के बाद कभी कभी ऐसी भक्ति में भी लीन हो जाना चाहिए कि आपकी भक्ति में कोई विघ्न न डाले। अपने सारे स्टाफ से कह गए मैं पूजा करने जा रहा हूं,